Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about fourth problem from LeetCode Weekly Contest 333, and the problem name is find the string with LCP. And also before moving to the video, I would like to tell you about full stack development program by Newton School. So if you want to learn full stack development from scratch, then you can enroll for this program where you will be learning full stack development directly from industry experts in this particular field. So a new batch in this particular program is starting very soon. So if you want to register for this program, then the registration link is given in the description below, so you can definitely check it out. तो यार इस प्रॉब्लम में बेसिकली तुम्हें एक मैट्रिक्स दी हुई है n बाय n लेंथ की, ठीक है, जिसका नाम है LCP विच इज़ लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। एंड तुम्हें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को यूज़ करके एक n लेंथ की लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग फॉर्म करनी है, ठीक है, जो बेसिकली इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करे, राइट। एंड ये मैट्रिक्स क्या क्या बताती है? तो फॉर एग्जांपल लेट से अगर तुमने LCP को यूज़ करके एक स्ट्रिंग S फॉर्म कर दी, ठीक है, तो LCP ऑफ i, j क्या बताता है? लेट से अगर LCP ऑफ i, j अगर x है, राइट, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस स्ट्रिंग में, ठीक है, ये एक जीरो इंडेक्स लेट से स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर इस स्ट्रिंग में मैं i to n-1 वाली सब स्ट्रिंग ले लूँ और j to n-1 वाली सब स्ट्रिंग ले लूँ, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट से अगर मेरे पास स्ट्रिंग है a b c c b, राइट, एंड लेट से i की वैल्यू है 0 एंड j की वैल्यू है 1, ठीक है, तो i0 का मतलब क्या है कि 0 to n-1, यानी ये पूरी स्ट्रिंग 0 to n-1। तो एक तो मैं पूरी स्ट्रिंग ले रहा हूँ विच इज़ s1, और एक ले रहा हूँ j to n-1। अब j की वैल्यू यार यहाँ पे 1 है, तो मैं ले रहा हूँ 1 to n-1 विच इज़ b c c b। तो मैं कह रहा हूँ इन दोनों, ये जो दो सब स्ट्रिंग्स है इस स्ट्रिंग की, इन दोनों में लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स जो है उसकी जो लेंथ है वो x बता रहा है, राइट। तो फॉर एग्जांपल इन दोनों स्ट्रिंग में तुम देख सकते हो यार कोई भी जो प्रीफिक्स है वो कॉमन नहीं है, क्योंकि पहले कैरेक्टर ये दोनों अलग है। तो इनमें इसमें यार लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स की वैल्यू होगी 0, तो यहाँ पे x होगा 0, राइट। तो इन दिस केस LCP ऑफ 0,1 जो होगा वो 0 होगा, राइट। बट फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर यहाँ पे होता a, राइट, तो फिर यहाँ पे भी आती a c भी आती। तो इन दिस केस यू कैन सी यहाँ पे लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स यहाँ पे a है एंड यहाँ पे भी a है, राइट। तो इसकी लेंथ होती है 2, तो इस केस में आंसर होता है 2, राइट। तो LCP ऑफ i, j बता रहा है कि अगर तुम जो तुमने स्ट्रिंग तुम जो फॉर्म करोगे उसमें अगर तुम दो सब स्ट्रिंग उठाओ, एक तो i to n-1 एक j to n-1, उन दोनों सब स्ट्रिंग में जो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स की लेंथ होगी वो LCP ऑफ i, j पे रखी होगी, राइट। तो बस यार यही है, तुम्हें मैट्रिक्स दे रखी है LCP ऑफ i, j, एंड यू हैव टू फॉर्म लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग s, राइट, और तुम्हें कैरेक्टर्स बेसिकली a to z यूज़ करना है, राइट, इसको फॉर्म करने के लिए। तो अगर तुम फॉर्म कर सकते हो तो यू हैव टू रिटर्न द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, एंड अगर ऐसी कोई भी स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती है जो इस LCP के कोरस्पॉन्डिंग हो, तो तुम्हें एक एम्प्टी स्ट्रिंग जो रिटर्न करनी है, राइट। तो ये प्रॉब्लम है, अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यार पहले तो इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है वो देखते हैं, ठीक है। चलो पहली चीज़ तो क्या है कि अगर लेट से मेरे पास कोई स्ट्रिंग है ए बी, राइट, इसकी लेंथ है 4, तो मुझे पता है इसके कोरस्पॉन्डिंग एक LCP मैट्रिक्स होगी जिसकी लेंथ होगी 4/4, राइट, जिसकी लेंथ होगी 4/4। तो लेट से मेरे पास कुछ ऐसी LCP मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका इंडेक्स है 0 1 2 3, यह है 0 1 2 3, राइट। तो अगर मैं बात करूँ इसकी फर्स्ट सेल की, राइट, विच इज 0,0, ठीक है, तो यहाँ पे i की वैल्यू है 0, j की वैल्यू है 0। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं सब स्ट्रिंग्स उठाऊंगा तो मैं कौन से उठाऊंगा? 0 to n-1 विच इज i to n-1 एंड j to n-1 विच इज 0 to n-1। तो ये दोनों तो स्ट्रिंग क्या सेम है, एंड 0 to n-1 का मतलब क्या है कि तुम पूरी स्ट्रिंग उठा रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ तुम इसी स्ट्रिंग को दो बार लिख रहे हो, ए बी ए बी ए बी ए बी। तो यार अगर तुम इसी पूरी स्ट्रिंग को दो बार लिख रहे हो तो डेफिनेटली इन दोनों में सारे कैरेक्टर सेम होंगे। तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या होगा? n, राइट, विच इज इन दिस केस 4, क्योंकि यहाँ पे a सेम है, b भी सेम है, a सेम है, b भी सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फर्स्ट सेल है यहाँ पे तो हमेशा n ही होना चाहिए, राइट, क्योंकि फर्स्ट सेल का मतलब ये है कि तुम जो स्ट्रिंग बना रहे हो उसको तुम दो बार लिख रहे हो एंड उन दोनों में तुम लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स निकाल रहे हो, तो इसमें तो सारे कैरेक्टर सेम होंगे, तो आंसर डेफिनेटली n होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या समझ में आती है? ठीक है, पहली चीज़ क्या समझ में आ गई कि LCP ऑफ 0,0 जो है वो n होगा। अगर LCP ऑफ 0,0 n नहीं है जो मुझे मैट्रिक्स दी हुई है उसके अंदर, तो मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दूंगा, मैं बोल दूंगा कोई आंसर यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, राइट। तो ये आ गई पहली चीज़ समझ में, ठीक है। अब देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या अपन समझ सकते हैं। यार दूसरी चीज़ मुझे ये समझ में आती है कि अगर मैं बात करूँ LCP ऑफ i, j एंड LCP ऑफ j, i, तो ये दोनों डेफिनेटली सेम होंगे, ठीक है, ये दोनों डेफिनेटली सेम होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यार यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, इस केस में तुम i to n-1 एंड j to n-1 स्ट्रिंग उठा रहे हो, ठीक है, और इस केस में भी तुम j to n-1 एंड i to n-1 स्ट्रिंग उठा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली यार लेट्स से अगर ये S1 है, ये S2 है, i to n-1 तुम S1 बोले तो ये भी S1 है,
J2n-1 तुम S2 बोल रहे हो तो ये भी S2 है, तो यहाँ पे भी तुम S1 S2 के बीच में देख रहे हो, यहाँ पे भी तुम S1 S2 के बीच में देख रहे हो, ठीक है। तो अगर तुम दोनों बार सेम स्ट्रिंग्स में लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स निकाल रहे हो तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, राइट। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि LCP ऑफ i, j जो होगा वो LCP ऑफ j, i के बराबर होगा, राइट। तो ठीक है यार, पहली ऑब्जर्वेशन ये थी, और दूसरी ऑब्जर्वेशन मुझे क्या मिली कि जो LCP ऑफ, तो इसको मैं थोड़ा सा लेता हूँ इधर, ठीक है। तो LCP ऑफ i, j जो होगा वो LCP ऑफ i, j, i के बराबर होगा। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसका मतलब आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मैं अगेन एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। ये तो हो गई दो ऑब्जर्वेशन। अब देखते हैं और अपन क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर यार मैं किसी भी एक सेल की बात करूँ, लेट्स से अगर मैं इस पर्टिकुलर सेल की बात करता हूँ, ठीक है, इस सेल में यार मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो यार इस सेल का मतलब क्या है कि इस केस में आई की वैल्यू है 2, ठीक है, आई की वैल्यू है 2 एंड जे की वैल्यू है 3, जे की वैल्यू क्या है 3, राइट। तो अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि तुम एक स्ट्रिंग ले रहे हो 3 to n-1, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, तुम ले रहे हो 3 to n-1 और यहाँ पे n-1 3 है, इसका मतलब तुम, सॉरी n-1 3 है तो तुम 3 to 3 ले रहे हो, और एक तुम ले रहे हो 2 to n-1 विच इज 2 to 3। तो देखो ये 3 to 3 इसका मतलब क्या है कि तुम यहाँ पे बी ले रहे हो, और यहाँ पे 2 to 3 का मतलब क्या है कि तुम यहाँ पे ए बी ले रहे हो। तो यार अगर तुम इन दोनों की कॉमन प्रीफिक्स निकालोगे तो इन दोनों में जो स्मॉलर स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस बी, राइट, इसमें जो जितने नंबर ऑफ करेक्टर होंगे, मैं कह रहा हूँ जो स्मॉलर स्ट्रिंग है उसमें जितने नंबर ऑफ करेक्टर होंगे उससे ज़्यादा आंसर तो कभी नहीं आ सकता, राइट, क्योंकि इसमें करेक्टर ही एक ही है। तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों में हो सकता है या तो एक कॉमन हो या फिर कोई कॉमन ना हो, राइट। अगर लेट से यहाँ पे स्ट्रिंग होती बी है तो अब एक कॉमन हो गया, अब इसके आगे तो स्ट्रिंग है नहीं तो मैं और तो कोई देखूंगा ही नहीं, राइट। तो इन दोनों में से जो स्मॉलर स्ट्रिंग होगी उसमें जो नंबर ऑफ करेक्टर होंगे, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही करेक्टर दोनों में कॉमन आ सकते हैं, राइट, या फिर उससे कम आ सकते हैं, उससे ज़्यादा कभी नहीं आएंगे क्योंकि उससे ज़्यादा करेक्टर इस स्ट्रिंग में है ही नहीं, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी LCP ऑफ i, j, अगर मैं बात करूँ किसी भी LCP ऑफ i, j की, तो इट विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n माइनस मैक्सिमम ऑफ i, j। अभी n माइनस मैक्सिमम ऑफ i, j क्या है यार, ये वही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जब यहाँ पे मैं था इस सेल पे तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग थी a b, तो मैं इसको करता हूँ एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग थी a b और यहाँ पे भी स्ट्रिंग थी a b। तो जब तुम इस सेल पे थे तो तुम यहाँ से ये स्ट्रिंग ले रहे थे और यहाँ से तुम ये स्ट्रिंग ले रहे थे, राइट, ऐसे तुम कर रहे थे। तो अब इसमें तुम, जब तुमने ये लिया तब यहाँ पे तुमने 3 करेक्टर्स को स्किप किया, ठीक है, 3 करेक्टर को स्किप किया, क्यों, क्योंकि इन दिस केस जे की वैल्यू क्या थी 3, तो जे जब यहाँ पे आया तो तुमने 3 करेक्टर स्किप कर दिया, एंड यहाँ पे तुमने 2 करेक्टर को स्किप किया, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू थी 2, ठीक है। तो स्मॉलर स्ट्रिंग जो होगी उसमें तुम ज़्यादा करेक्टर स्किप करोगे, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ तुम ज़्यादा करेक्टर किस में स्किप कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली एक तो तुम जे नंबर ऑफ करेक्टर स्किप कर रहे हो, एक तुम आई नंबर ऑफ करेक्टर स्किप कर रहे हो, ठीक है। तो ज़्यादा नंबर स्किप किस में कर रहे हो, तो मैक्सिमम ऑफ आई, जे जो भी होगा, फॉर एग्जांपल इन दिस केस 3, तो यहाँ पे तुमने 3 करेक्टर जो स्किप कर दिए, तो तुम्हारी जो स्ट्रिंग बनेगी वो स्मॉलर लेंथ की होगी, राइट। और अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम आंसर कितना आ सकता था, एन आ सकता था, राइट, क्योंकि किसी भी 2 एन लेंथ की स्ट्रिंग में, राइट, मैक्सिमम लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स की जो लेंथ हो सकती है वो एन हो सकती है, ठीक है। पर मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम इतना आ सकता था और इसमें से भी तुमने कुछ करेक्टर्स स्किप कर दिए, तो यहाँ पे तुमने इतने करेक्टर स्किप कर दिए, राइट। तो इसमें क्या होगा कि एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 4 माइनस इन दोनों का आई और जे का मैक्सिमम है 3। तो मैं कह रहा हूँ कि इस केस में यहाँ पे मैक्सिमम आंसर 1 ही आ सकता है, और तुम देख सकते हो यार इसमें एक करेक्टर, यहाँ पे 2 करेक्टर, तो डेफिनेटली आंसर मैक्सिमम जो 1 ही आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही करेक्टर मैक्सिमम कॉमन हो सकता है, राइट। तो ये मैं कह सकता हूँ कि, तो यार तीसरी ऑब्जर्वेशन मुझे क्या मिल गई, तीसरी ऑब्जर्वेशन मुझे मिल गई कि LCP ऑफ i, j जो है इट शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू n माइनस मैक्सिमम ऑफ i, j, राइट। अगर किसी भी एक सेल में LCP ऑफ i, j जो है वो अगर n माइनस मैक्सिमम ऑफ i, j से ज़्यादा है तो ऐसा तो कभी आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इन दैट केस ऑल्सो आई विल रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट, ठीक है यार, ये समझ में आ गई। तो यहाँ पे 4 चीज़ें मुझे समझ में आ गई, ठीक है। अब और देखते हैं यार, और अपन यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अगर मैं इसी पर्टिकुलर LCP की बात करूँ, ठीक है, तो यार एक चीज़ देखो, अगर मैं बात करूँ LCP ऑफ i, j की, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तुम एक स्ट्रिंग ले रहे हो i to n-1 और एक स्ट्रिंग ले रहे हो j to n-1, और इन दोनों में तुम क्या कर रहे हो, कुछ कॉमन जो है प्रीफिक्स निकाल रहे हो, राइट। अब अगर, ठीक है, तो लेट्स से i to n-1 था, j to n-1 था। अब अगर मैं बात करूँ LCP ऑफ i+1 एंड j+1 की, तो इसमें तुमने क्या किया कि तुमने जो i to n-1 वाली स्ट्रिंग ली थी, ठीक है, लेट्स से ऐसा कुछ था, i देन i+1 देन i+2 और कुछ n-1 तक तुमने स्ट्रिंग ली। फिर इस j to n-1 में अगेन तुमने स्ट्रिंग ली j देन j+1 देन j+2 एंड अप टिल n-1, ठीक है। एंड लेट्स से यहाँ पे जो आंसर था वो नॉन जीरो था। नॉन जीरो का मतलब क्या है कि इन दोनों स्ट्रिंग में कुछ कॉमन प्रीफिक्स एग्जिस्ट कर रहा था,
ठीक है, तो लेट से अगर ये 1 होता, नॉन जीरो का मतलब मिनिमम क्या हो सकता है कि लेट से यहाँ पे 1 होता, तो 1 का मतलब क्या है कि इसमें इस स्ट्रिंग में ये ith करेक्टर और इस स्ट्रिंग में jth करेक्टर सेम है, राइट, तभी आंसर 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, तो इसमें ith करेक्टर jth करेक्टर अगर सेम होगा तो यानी कि दोनों स्ट्रिंग का पहला करेक्टर सेम है, इसीलिए जो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स जो है, ठीक है, वो यहाँ पे 1 आ रहा होगा। और फिर हो सकता है कि i+1 j+1 इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। अगर i+1 j+1 इक्वल होगा तो यहाँ पे 2 आ सकता है, पर क्योंकि नॉन जीरो है इसका मतलब एटलीस्ट इन दोनों स्ट्रिंग का जो पहला करेक्टर है वो तो सेम है, राइट। तो अब अगर मैं i+1 एंड j+1 की बात करूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम स्ट्रिंग ले रहे होंगे i+1 देन i+2 अप टिल n-1 और फिर j+1 से n-1 विच इज j+1 देन j+2 अप टिल n-1। ठीक है, तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जो इसका आंसर है, ठीक है, -1, राइट। क्यों, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये वैल्यू नॉन जीरो होती है, इसका मतलब ith करेक्टर और jth करेक्टर सेम था। ठीक है, अब इस केस में तुमने क्या किया कि ith करेक्टर और jth करेक्टर को हटा दिया और वो दोनों तो सेम थे, तो इसका जो आंसर लेट से अगर x आ रहा था तो अब इसका आंसर जो होगा x-1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे तुमने जो एक करेक्टर दोनों में सेम आ रहा था उनको तो हटा दिया, राइट। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन होगा वो होगा कि LCP ऑफ जो i+1 एंड j+1, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी, राइट, इसकी जो वैल्यू होगी वो बेसिकली होगी LCP ऑफ i, j-1, ठीक है, इफ LCP ऑफ i, j इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर LCP ऑफ i, j ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ith करेक्टर और jth करेक्टर क्या है, सेम है। और अगर ith करेक्टर jth करेक्टर सेम है तो तब जब तुम i+1 टू i+1 एंड j+1 की बात करोगे तो तुमने i और j को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जो कि सेम थे, तो इन दिस केस इसका जो आंसर है उसमें से -1 हो जाएगा, राइट। तो अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर LCP ऑफ i+1 j+1 जो है वो अगर LCP ऑफ i j-1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब अगेन आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दूँ, राइट। तो यार ये 4 ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं, ठीक है, जिनको मैं चेक करके पहले ये चेक कर सकता हूँ कि आंसर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, राइट। अभी मुझे आंसर निकालने की जरूरत ही नहीं है अगर इनमें से कोई भी कंडीशन जो फॉल्स होती है। पर मान लो सारी कंडीशन ट्रू हो रही है, मैंने पूरी LCP मैट्रिक्स को चेक किया, हर LCP मैट्रिक्स में हर एक सेल के लिए जो है चारों कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब आंसर एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि इसके अलावा यार और कोई ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ऐसी दिखेगी नहीं तुम्हें जो मतलब इस बात को मतलब प्रूव कर दे कि आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहले मैं चेक कर लूँगा, अगर ये सारी कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब मैं मानूंगा आंसर एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर आंसर एग्जिस्ट करता है तो आंसर निकालेंगे कैसे, ठीक है, तो वो देखते हैं। फिर इसमें एक चीज़ समझो कि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे LCP ऑफ i, j जो है ये अगर ग्रेटर देन 0 है, ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका मतलब जो मेरी स्ट्रिंग है इसका ith एंड jth करेक्टर जो होंगे वो सेम होंगे, ith एंड jth करेक्टर आर सेम। बस यार मैं इसी कंसेप्ट का यूज़ करूँगा, ठीक है, ith एंड jth करेक्टर सेम होंगे। क्यों, क्योंकि LCP ऑफ i, j का मतलब क्या है कि एक तुम सम स्ट्रिंग ले रहे हो i to n-1, एक तुम ले रहे हो j to n-1। अगर ये ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब एटलीस्ट इन दोनों स्ट्रिंग का जो पहला करेक्टर हो तो सेम है, तभी लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स तुम्हें कुछ मिलना स्टार्ट हुआ होगा, इसका मतलब ith करेक्टर और jth करेक्टर तो सेम है, ठीक है। तो यार बस इसी कंसेप्ट को यूज़ करूंगा कि अगर LCP ऑफ i, j ग्रेटर देन 0 है तो ith एंड jth करेक्टर मेरे स्ट्रिंग में सेम होंगे, ठीक है। अब यार देखो मुझे क्या करना है, मुझे स्ट्रिंग को बिल्ड करना है और मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल है, ठीक है। तो अब स्ट्रिंग स्टार्टिंग तो मैं कैसे भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं B से स्टार्ट कर सकता हूँ, C से स्टार्ट कर सकता हूँ और फिर बिल्ड करना स्टार्ट कर सकता हूँ, पर क्योंकि मुझे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग चाहिए तो पहले मैं स्टार्टिंग करूँगा करेक्टर A से। तो लेट से इनिशियली मैं बोलता हूँ करंट करेक्टर जो मेरा A है। तो यार मान लो मुझे ये वाली मैट्रिक्स जो है LCP मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें n की लेंथ 4 है और यहाँ पे 4/4 मुझे एक मैट्रिक्स दे दी है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे आंसर निकालना है, ठीक है। तो यार यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरी स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ 4 होगी। तो इनिशियली मैं क्या करूँगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग लूँगा जिसकी लेंथ 4 होगी, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग के एक एक बॉक्स को फिल करूँगा। मुझे बेसिकली इसके फर्स्ट बॉक्स पे कुछ रखना है, फिर सेकंड पे कुछ रखना है, थर्ड पे कुछ रखना है, फोर्थ पे कुछ रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके i = 0th बॉक्स से स्टार्ट करूँगा, मैं हर ith बॉक्स के लिए देखूंगा एंड i लेस देन n तक जाऊँगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं पहले 0th बॉक्स देखूंगा, फिर फर्स्ट देखूंगा, फिर सेकंड देखूंगा, ठीक है। और मैं मानूंगा कि यार इसके ith बॉक्स पे मैं करंट करेक्टर को रखूंगा, ठीक है, करंट करेक्टर को रखूंगा। अब कैसे रखूंगा वो देखते हैं। यार देखो सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर i की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है कि तुम इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में 0th रो पे हो, ठीक है, 0th रो पे तुम हो, ठीक है। और इसमें तुम 0th बॉक्स की बात कर रहे हो कि यार मैं इसको फिल करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यार अगर लेट से 4 लेंथ की स्ट्रिंग है तो ये कुछ ऐसी है कि यार यहाँ पे भी ये 4 लेंथ की स्ट्रिंग कुछ ऐसे आएगी और यहाँ पे कुछ ऐसे आएगी। अब मैं इस रो को करूँगा आइटरेट, अगर इस पर्टिकुलर रो में कोई भी वैल्यू जो अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इस सेल में मैं जो है करंट करेक्टर को रख दूंगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं पहले ith बॉक्स को देख रहा हूँ और अभी मेरा करंट करेक्टर है A, यानी अभी मैं कहीं पे भी अगर मुझे एक ऐसा बॉक्स मिलता है जहाँ पे मैं किसी वैल्यू को रख सकता हूँ तो मैं करंट करेक्टर को रखूँगा,
क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए था। तो मैं देख रहा हूँ कि ए को मैं किस किस बॉक्स में रख सकता हूँ, ठीक है। तो इनिशियली मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा ये वैल्यू जो ग्रेटर देन जीरो है, और यहाँ पे आई की वैल्यू जीरो, जे की वैल्यू जीरो है। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें यहाँ पे करंट करेक्टर यानी कि ए को रख दूंगा। अब यहाँ पे कैसे रखा मैं बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, जे को आगे ले जाऊँगा। अब यहाँ पे जीरो तो कुछ नहीं होगा, जब अब जे को 2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू है, तो इसमें सेकंड करेक्टर पे भी ए रख दूंगा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कह रहा था कि आई की वैल्यू पहले क्या थी, जीरो थी, तो मैंने जीरो रो को चेक किया, ठीक है। और मैं ith बॉक्स की बात कर रहा था जिस टाइम स्टार्टिंग मैंने करी थी करंट करेक्टर ए से। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ये वैल्यू नॉन जीरो थी तो तुमने यहाँ पे ए रखा, ठीक है। और अगर मैं ith बॉक्स की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली लेट से यहाँ पे ए आ गया। अब जब तुम जे को आगे ले गए और यहाँ पे भी अगर वैल्यू आ रही है 2 नॉन जीरो, तो मैंने क्या कहा था कि अगर एल सी पी ऑफ आई कोमा जे अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता है तो ith और जेथ करेक्टर सेम होगा। अब आई की वैल्यू तो जीरो फिक्स है, ठीक है, और ith बॉक्स में तुमने ए रख दिया। अब जब जे की वैल्यू 2 हुई, जब जे की वैल्यू 2 हो गई, तो इस केस में क्या होगा, और मैं कह रहा हूँ कि एल सी पी ऑफ 0,2 जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब क्या है कि जीरो करेक्टर एंड सेकंड करेक्टर सेम होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं वही कह रहा हूँ, जीरो करेक्टर एंड सेकंड करेक्टर सेम होगा। और करंटली अभी मैं ए को ही रख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ए को मैं कहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर लूप के बाद में मैंने ए को रख दिया, ठीक है, ए को मैंने रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जीरो बॉक्स का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं जाऊँगा इसके नेक्स्ट बॉक्स पे, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि यार ए को जहाँ जहाँ रख सकता था रख दिया। अब मैं अगले करेक्टर पे जाऊँगा बी पे, ठीक है, क्योंकि अगर मैं लेट से अगर कहीं पे और ए रख पाता तो ये जो दो नॉन जीरो, ये जो जीरो वैल्यूज थी यहाँ पे भी नॉन जीरो वैल्यू होती, राइट। पर अगर तुम यहाँ पे ए नहीं रख पाई, इसका मतलब अब क्या है कि तुम्हें आगे वाले करेक्टर पे जाना है, विच इज बी, ठीक है। तो अब मैं बात करूँगा आई इक्वल्स टू 1 की, यानी कि फर्स्ट बॉक्स की। तो मैं इस बॉक्स की बात करूँगा, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे तुम देखोगे यार, जब मैं यहाँ पे होगा नॉन जीरो है, करंट करेक्टर बी है, तो मैं यहाँ पे बी रख दूंगा। फिर यहाँ पे ये नॉन जीरो है तो यहाँ पे बी रख दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आई की वैल्यू 1 थी, ठीक है, आई की वैल्यू 1 थी। फिर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे लेट से 0 1 2 3 जे की वैल्यू अगर 3 है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट करेक्टर एंड थर्ड करेक्टर सेम होगा, ठीक है। और करंट करेक्टर जो है बी है, तो यहाँ पे फर्स्ट करेक्टर और थर्ड करेक्टर सेम हो गया, राइट। अब देखो अब क्या होगा, अब जब आई की वैल्यू 2 होगी तो यार सेकंड बॉक्स में ऑलरेडी जो है एक करेक्टर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इस पर्टिकुलर रो को चेक ही नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मैं कह रहा हूँ सेकंड बॉक्स इज ऑलरेडी फिल्ड अकॉर्डिंग टू दिस जीरो थ्रो। जीरो थ्रो ने पहले कह दिया था कि यार अगर तुम जीरो पोजीशन पे रखते हो तो तुम्हें सेकंड पोजीशन पे भी ए ही रखना है। तो ये तो मैं रख चुका हूँ, तो अब इसको डेफिनेटली मैं रिप्लेस नहीं करूँगा, अदरवाइज जो यहाँ पे ये बोल रहा था वो हो सकता है इनवैलिड हो जाए, राइट। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। फिर जब मैं यहाँ पे जाऊँगा अगेन मैं देखूँगा यार ये वाला बॉक्स फिल हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी मुझे इसको चेक नहीं करना, मैं आगे जाऊँगा। पूरी मैट्रिक्स आइटेड होगी और तुम्हारे पास जो भी आंसर होगा उसमें तुम्हारे पास जो भी स्ट्रिंग आई है वही तुम्हारा आंसर होगा, राइट। क्यों, क्योंकि पहले मैंने एक तो ये चेक कर लिया था, एक तो मैंने एलसीपी को पहले ही चेक कर लूँगा जिसमें मैंने 4 कंडीशन मैंने बताई थी, ये चारों चेक कर लूँगा। ये चारों कंडीशन ट्रू थी तब मैंने चेक करना स्टार्ट किया, तो अगर चारों कंडीशन ट्रू थी इसका मतलब आंसर एग्जिस्ट कर रहा था। अब अगर आंसर एग्जिस्ट कर रहा था तो इसका मतलब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब ये आंसर फिल हो जाएगा तो यही आंसर है जिसके लिए पूरी एलसीपी जो है वो क्या होगी, एक वैलिड एलसीपी होगी, राइट। तो अब इसमें क्या होगा, ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर तुम लेट से ये बॉक्स फिल कर रहे हो एंड किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे करंट करेक्टर जो है वो लेट से पहले जेड आता है और जेड के बाद तुम अगर इसमें आगे बढ़ जाते हो तो इसका आगे करेक्टर आई थिंक ये होता है, राइट। तो तुम्हें यार ये भी एक देखना कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर करंट करेक्टर जो है वो ग्रेटर देन जेड हो जाता है, राइट, तो तुम्हें क्या करना है, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देनी है। क्या मतलब क्या होगा कि ए टू जेड केवल इन करेक्टर्स को यूज़ करके तुम कोई स्ट्रिंग फॉर्म नहीं कर सकते। तो ये कब हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यार लेट से अगर तुम्हारे पास एलसीपी कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो लेट से अगर तुम्हारे पास एन की वैल्यू 27 है और तुम्हें 27/27 मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें ऐसा कुछ है, पहले जीरो जो रो है उसमें स्टार्टिंग में 27 है, देन बाकी के जो 26 है वो जीरो है, ये सारी जीरो है। फिर लेट से फर्स्ट पोजीशन में 26 है और यहाँ पे सब जीरो है, ठीक है। फिर लेट से यहाँ पे 25 है, अगेन सारे जीरो है। तो अगर लेट से ऐसी कुछ मैट्रिक्स दी हुई है तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जब तुम पहला बॉक्स भरोगे तो तुम ए भर दोगे, राइट। फिर तुम देखोगे यार अब ए को तुम अब तुम देखोगे ए को तुम और कहाँ रख सकते हो, तो तुम इस पूरी रो को आइटेट करोगे, तुम देखोगे यार सारी जीरो है तो कहीं पे भी और ए को रखा नहीं जा सकता, राइट। फिर तुम आओगे बी करेक्टर पे, अगेन ये वाला नॉन जीरो है तो तुम बी रख दोगे, फिर बी कहीं और नहीं रख सकते, फिर तुम सी पे आओगे, फिर तुम डी पे आओगे। अब यहाँ पे इसकी लेंथ 27 है, राइट, तो तुम ऐसे जाओगे, तुम जेड तक आ जाओगे। उसके बाद तुम जब लास्ट रो को अगर तुम जब जाओगे उस टाइम पे तुम देखोगे यार तुम्हारा जो करंट करेक्टर होगा वो ग्रेटर देन जेड हो चुका होगा। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो इस स्ट्रिंग का लाइक जो तुम्हारी 27 लेंथ की स्ट्रिंग है इसका लास्ट बॉक्स जो है वो तुम फिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके पहले जो है ए टू जेड जो है फिल हो चुके होंगे, राइट। तो तुम इस बॉक्स को फिल नहीं कर पाओगे। तो इन दिस केस तुम ये बोलोगे यार आंसर एग्जिस्ट नहीं करता और तुम्हें एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी, राइट। तो बस यार यही थी प्रॉब्लम, आई होप यू गोट इट। तो इसमें ये मेन 4 कंडीशंस दी, पहले ऑब्जर्वेशंस, तो मैंने देख लिया यार आंसर एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। अब अगर आंसर एग्जिस्ट करेगा तो मैंने हर एक बॉक्स को फिल करके देखा। इनिशियली करंट करेक्टर को ए से स्टार्ट किया क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग चाहिए थी, तो पहले मैंने कहा ठीक है यार देखते हैं ए को कहाँ रख सकते हैं। तो अगर
जहाँ पे नॉन जीरो होता मैंने ए को रख दिया। फिर मैं अगले बॉक्स में गया, तो मैंने कहा अगर अगला बॉक्स जो है सेकंड बॉक्स वो अगर फिल नहीं हुआ ऑलरेडी, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है बी को कहाँ का रख सकते हैं। फिर मैं अगले बॉक्स पे गया, अगर थर्ड बॉक्स ऑलरेडी फिल नहीं हुआ तो मैं देखूंगा सी को कहाँ का रख सकता हूँ। ऐसे यार मैं सारे देख लूँगा एंड डेफिनेटली ए टू जेड तक मुझे चेक करना है। अगर सारे मैं रख पा रहा हूँ तो इसका मतलब आंसर एग्जिस्ट करेगा, आंसर को रिटर्न कर दूंगा। नहीं रख पा रहा हूँ तो अगेन एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दूंगा और वो मेरा आंसर होगा, राइट। तो बस यार ये प्रॉब्लम थी। अब एक बार इसका कोड देखते हैं। चलो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एन एलसीपी की मैंने साइज ले लिया, ठीक है, इट इज़ एन एन बाई एन मैट्रिक्स। अब मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि आंसर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो एक जो एलसीपी दे रखी है ये वैलिड है या नहीं वो चेक कर रहा हूँ। तो ये मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, अगेन जो मैंने 4 कंडीशन बताई थी वो चारों कंडीशन चेक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि अगर एलसीपी ऑफ 0,0 अगर ये एन नहीं है तो मुझे फॉल्स रिटर्न करना है, क्योंकि मैंने कहा था एलसीपी ऑफ 0,0 एन होना चाहिए। फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि एलसीपी ऑफ आई जे जो है वो एलसीपी ऑफ जे आई के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो अगेन मैं फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ। और फिर मैंने कहा था किसी भी एलसीपी ऑफ आई जे जो है वहाँ पे अगर वहाँ पे जो वैल्यू है वो एन माइनस मैक्सिमम ऑफ आई जे इसके बराबर या इससे छोटी हो सकती है, राइट। इससे बड़ी कभी नहीं हो सकती। अगर इससे बड़ी है तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ फॉल्स। और फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर आई प्लस वन लेट से एग्जिस्ट करता है, जे प्लस वन एग्जिस्ट करता है और एलसीपी ऑफ आई जे वो ग्रेटर देन 0 है, तो इन दिस केस एलसीपी ऑफ आई जे होगा आई प्लस वन जे प्लस वन जो होगा वो डेफिनेटली एलसीपी ऑफ आई जे माइनस वन होगा। अगर इसके बराबर नहीं है तो अगेन मैं फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर लेट से सारी कंडीशन ट्रू होती है तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, ठीक है। अब लेट से अगर ये वैलिड है तो मैंने कहा था अपन करंट करेक्टर इनिशियली मैं ए को रख रहा हूँ एंड इनिशियली मैंने एक स्ट्रिंग जो है वो आंसर ले लिया जिसको एन लेंथ से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब मैं देखूंगा यार इस ए को मैं कहाँ का रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो पहले मैं आयत बॉक्स को देख रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि आयत बॉक्स पे ऑलरेडी जो है कोई करेक्टर आ चुका है, ठीक है, तो अब मुझे उसके लिए कुछ नहीं करना, तो मैं कहूँगा अगले आइटरेशन पे जाओ, ठीक है। और मैंने कहा अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर करंट करेक्टर जो है वो अगर जी से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो रिटर्न कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग। और अब अगर करंट जो आयत बॉक्स है वो खाली पड़ा है और करंट करेक्टर जो है वो जी से बड़ा नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है कि उस आयत बॉक्स को फिल करना है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी आयत रो है उसको मैं पूरा आइटरेट करूँगा और उसमें जहाँ पे भी नॉन जीरो वैल्यू होगी वहाँ पे करंट करेक्टर को रख दूंगा। तो मैं वही देख रहा हूँ जहाँ पे भी नॉन जीरो वैल्यू है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आंसर ऑफ जे पे मैं करंट करेक्टर को रख दे रहा हूँ। एंड जब ये लूप हो जाएगा आयत का काम हो चुका है, यानी कि जहाँ जहाँ पे करंट आ चुका है आ सकता था उसको मैंने वहाँ रख दिया। अब मैं करंट करेक्टर को क्या करूँगा, इंक्रीमेंट करूँगा एंड अगले करेक्टर के लिए चेक करूँगा। तो ये जब पूरा लूप चल जाएगा और अगर तुम इसके बाहर आ रहे हो इसका मतलब तुम्हें एक स्ट्रिंग आंसर मिल चुकी है, उस आंसर को मैं कर दूंगा रिटर्न, राइट। तो बस यार ये थी प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड इट, but if you still have any doubts you can definitely ask me in comments. I will be definitely more than happy to help you guys. So that's it for this video. I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.